स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो जांच विज्ञान में आज क्या पढ़ना है, तो डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी पार्ट से पढ़ना है। तो आज पढ़ना क्या है, तो प्राकृतिक, ये आज क्या पढ़ना है, तो प्राकृतिक या स्वाभाविक रोग क्षमता के बारे में, नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। तो नेचुरल इम्यूनिटी किसको कहेंगे, तो नेचुरल इम्यूनिटी इसको ही नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे। किसको, तो प्राकृतिक के स्वभाव को कहेंगे। तो यह किन्हीं प्राकृतिक वंशागत या किन्हीं किसके, तो वंशागत, प्रकृति में जो वंशागत की विद्यमानता को परिणाम स्वरूप किसी रोग के प्रति जन्म से ही होने वाली अस्थायी रोग क्षमता हो। किसके कारण, तो ये प्रकृति के कारण जो रोग क्षमता होगा उसे ही क्या कहेंगे, अस्थायी रोग क्षमता। तो ये प्राकृतिक का रोग क्षमता क्या होगा, तो प्राकृतिक स्वाभाविक रोग क्षमता नेचुरल इम्यूनिटी होगा। तो ये अब क्या है, दूसरा नंबर है कि उपार्जित रोग क्षमता एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरा नंबर क्या पढ़ना है, तो यूकायरेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। तो यूकायरेड इम्यूनिटी क्या है, तो यूकायरेड इम्यूनिटी किसी संक्रमण, कोई संक्रमण अथवा कारक अथवा इसके एंटीजेनों के प्रति अनिवारित होने के परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न होता है। और किसी संक्रमण कारक के कारण, किसके कारण, तो संक्रमण होने के कारण एंटीजनों के प्रति, किसके, तो एंटीजन के प्रति, ये एंटीजन के प्रति होने वाली क्या होगा, तो होने वाली कारकों को संक्रमण होने पर पूर्व अनुवादित परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न करेगा। एंटीजन के कारण क्या करेगा, तो रोग उत्पन्न करेगा। तो रोग उत्पन्न करने पर क्या होगा, रोग उत्पन्न करते हैं तो रोग उत्पन्न करेंगे। तो एंटीजन के पूर्व होने पर तो यह क्या होगा, तो इसी को उपार्जित रोग क्षमता कहेंगे। जो संक्रमण कारक के कारण एंटीजनों से क्या होगा, तो पूर्व अनवरित होने पर जो रोग क्षमता उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे, उपार्जित रोग क्षमता यूकायरेड इम्यूनिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो यूकायरेड इम्यूनिटी कहेंगे। तो यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग क्षमता होती है। और यह कब, तो ये जन्म लेने के बाद होती है। कब, तो जन्म लेने के पर होगा। ये जन्म लेने के बाद क्या होगा, तो ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग क्षमता होती है। ये जन्म के बाद होने वाली क्या होती है, तो रोग क्षमता उत्पन्न करने वाली कौन होती है, तो यूकायरेड इम्यूनिटी। जो जन्म लेगा और उसके बाद ये यूकायरेड इम्यूनिटी, जन्म के बाद ये बीमारी होगा तो इसी को क्या कहेंगे, तो यूकायरेड इम्यूनिटी कहेंगे। तो यह कहाँ कब होगा, तो उपार्जित रोग क्षमता दो प्रकार की होती है। और इसमें भी उपार्जित क्या होती है, तो उपार्जित रोग क्षमता होती है। तो रोग क्षमता होगा, तो ये रोग क्षमता उपार्जित में क्या होगा, कि उपार्जित रोग क्षमता कितनी होगी, तो ये सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी होगा और निष्क्रिय पैसिव इम्यूनिटी होगा। और पहला नंबर क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा, तो पैसिव इम्यूनिटी होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, तो पैसिव इम्यूनिटी होगा। पैसिव इम्यूनिटी होगा। तो ये क्या है, तो ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली क्या होती है, तो ये जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली रोग में, जन्म के बाद रोग उत्पन्न होने वाले में कितने प्रकार की रोग क्षमता होगी, तो ये रोग क्षमता दो प्रकार की होती है। रोग क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो रोग क्षमता दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार के होगा। ये पहला नंबर क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा नंबर क्या है, तो पैसिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, तो ये सक्रिय रहने वाली क्या होती है, तो रोग क्षमता, और ये पैसिव होने वाली रोग क्षमता, बीमारी उत्पन्न करने वाली जन्म के बाद ये होगा। तो ये होगा क्या, तो अब क्या है कि सक्रिय रोग क्षमता, एक्टिव इम्यूनिटी
एक्टिव इम्यूनिटी की भी दो प्रकार होती है। अब क्या होगा कि इसके एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो प्रकार होती है। किसको? तो ये पहला नंबर क्या है? तो एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के भी क्या होगा? तो दो प्रकार होगा। इसका भी कितने प्रकार होती है? तो दो प्रकार होती है। एक्टिव इम्यूनिटी की भी दो प्रकार होती है। तो इसमें क्या है कि ये रोग उत्पन्न करने वाले, रोग क्षमता, जो जन्म लेने के बाद रोग क्षमता उत्पन्न करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसमें क्या होती है कि इसमें भी एक्टिव इम्यूनिटी, इसके भी दो भाग होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो, अब एक्टिव इम्यूनिटी के भी कितने प्रकार होगा? तो दो प्रकार होगा। पहला नंबर क्या है? तो स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता। पहला नंबर क्या है इसमें? तो सक्रिय, पहला नंबर क्या है इसमें? तो सक्रिय रोग, स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता। स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता। पहला किसमें? तो एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। इसमें क्या होगा? पहला नंबर तो ये स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता, और दूसरा नंबर क्या है? तो कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता। दूसरा बी नंबर क्या होगा? तो ये दूसरा नंबर क्या होगा कि सक्रिय कृत्रिम रोग क्षमता। सक्रिय कृत्रिम रोग क्षमता होगा। इसका भी दो प्रकार होगा। एक्टिव इम्यूनिटी के कितने प्रकार होती है? तो स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता और सक्रिय कृत्रिम रोग क्षमता। कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता या सक्रिय कृत्रिम रोग क्षमता होती है। तो अब क्या है कि स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? तो ये सक्रिय रोग क्षमता, पहला नंबर क्या है कि स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता। तो स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता के बारे में जानना है। तो स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता के बारे में अब क्या करना है? तो जानना है कि किसको कहते हैं? तो सक्रिय रोग, यह क्या है कि स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता। तो स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता यह एक ऐसी इम्यूनिटी है, यह एक क्या है? तो एक ऐसी इम्यूनिटी है। एक क्या है? तो इम्यूनिटी है। यह क्या है कि एक ऐसी, कौन? तो स्वाभाविक सक्रिय रोग क्षमता यह एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कि स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में, जो स्वाभाविक रूप से किस में? तो वायुमंडल में। तो ये स्वाभाविक रूप से कहाँ पर? तो वायुमंडल में। वायुमंडल में मतलब वातावरण में, वायुमंडल में। किसके कारण? तो वायरस बैक्टीरिया के कारण। तो ये उपस्थित बैक्टीरिया और वायरस आदि के शरीर में प्रवेश कर जाने से कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाएगा? तो रोग उत्पन्न होगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? सक्रिय रोग क्षमता। तो ये वायुमंडल में किसका? तो बैक्टीरिया और वायरस का। वायुमंडल में किसको? तो बैक्टीरिया और वायरस का। वायुमंडल में किसका? तो बैक्टीरिया और वायरस का। वातावरण में क्या होगा? तो ये वायरस और बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश कर जाने से, वातावरण में वायरस और बैक्टीरिया को क्या होगा? तो ये शरीर में प्रवेश करेगा। और ये कहाँ पर? तो शरीर में प्रवेश कर जाने पर, तो ये शरीर में प्रवेश कर जाने पर क्या उत्पन्न कर देगा? तो ये शरीर में प्रवेश कर जाने पर कुछ समय पश्चात उत्पन्न होती है। और कुछ समय पश्चात क्या होगा? ये वायरस और बैक्टीरिया वायुमंडल में होकर ये शरीर में जब प्रवेश कर जाएगा तो ये क्या होगा? तो ये कुछ समय पश्चात उत्पन्न होती है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? उत्पन्न।
तो कुछ समय पश्चात क्या उत्पन्न कर देगी, तो यह इम्यूनिटी जीवन भर बनी रहती है। और ये इम्यूनिटी क्या होती है, तो ये जीवन भर ये वायरस और बैक्टीरिया मानव को शरीर में घुसने के बाद यह जीवन भर बनी रहती है। किसके कारण, तो वायुमंडल में होने पर ये कौन, तो बैक्टीरिया और वायरस होने के कारण वायुमंडल में शरीर में प्रवेश कर जाने पर तो यह इम्यूनिटी जीवन भर बनी रहती है, जिससे भविष्य में उससे बैक्टीरिया वायरस विशेष से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। और इससे शरीर में क्या होती है, तो वायरस और बैक्टीरिया को लड़ने की शक्ति मिलती है। किसमें, तो मानव को शरीर में प्रवेश करने पर ये वायरस और बैक्टीरिया का लड़ने की शक्ति मिलती है। तो ये विशेष लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार उसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और इस प्रकार शरीर पर क्या हो जाएगा, तो ये वायरस और बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब क्या है कि शैशव काल में लगभग 3 से 4 मास तक माता का दूध डिप्थीरिया आदि रोगों में, अब क्या है कि शैशव काल में लगभग 3 से 4 लाख लगभग 3 से 4 मास तक 3 से 4 मास तक कितने, तो 3 से 4 मास तक लगभग क्या है कि 3 से 4 मास तक माता का दूध डिप्थीरिया आदि रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और 3 से 4 मास तक क्या होता है कि माता का दूध 3 से 4 मास तक माता का दूध किसमें, तो ये डिप्थीरिया की बीमारी में, किसमें, तो डिप्थीरिया आदि रोगों में सुरक्षा प्रदान करता है। और डिप्थीरिया रोगों में क्या करता है, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। किस रोग में, तो डिप्थीरिया रोग में, डिप्थीरिया रोग में सुरक्षा प्रदान करता है 3 से 4 मास तक। 3 से 4 मास तक क्या करेगा, डिप्थीरिया रोग में 3 से 4 मास तक माता का दूध, किसका, तो माता का दूध ये सुरक्षा प्रदान करेगा। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी हल्की छूत उनको भयंकर रोग सुरक्षा करती है। कुछ रोग ऐसे भी होती है जो हल्की छूत उनको भयंकर रोग, जो हल्की छूत के कारण क्या हो जाती है, तो भयंकर रोग उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह की रोगों में अस्थमा, डिप्थीरिया, पोलियो आदि रोग उल्लेखनीय हैं। और इस रोग में डिप्थीरिया और पोलियो क्या है, तो ये पोलियो, डिप्थीरिया और पोलियो आदि रोग उल्लेखनीय है। किस में, तो जो छूने के कारण, छूत के कारण हो जाती है। जिन लोगों को इन रोगों की जीवाणु अल्प मात्रा में अंकुरांत करते रहते हैं, इनकी जानकारी नहीं रहती है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को एक बार हो जाने पर, जो कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को एक बार उस रोग का पुनर्संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। और किससे, तो पुनर्संक्रमण से सुरक्षित रखते, जैसे चेचक, मियादी बुखार इत्यादि, ये सभी बीमारी हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा सुरक्षित में, तो चेचक होगा और मियादी बुखार, ये सभी हो जाएगी। ये सभी किसके कारण होती है, तो छूत के कारण हो जाती है। चेचक, मियादी बुखार ये सभी छूत के कारण हो जाती है। तो चेचक या बड़ी मात्रा में स्मॉल पॉक्स, चेचक बड़ी मात्रा में क्या हो जाती है, तो स्मॉल पॉक्स, चेचक बड़ी मात्रा में, चेचक क्या है कि बड़ी मात्रा में होगा। तो चेचक बड़ी मात्रा में स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होगा, चेचक, तो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होगा, एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ये किसके द्वारा, चेचक, तो ये स्मॉल पॉक्स तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होगा। तो किसी व्यक्ति में एक बार चेचक निकल आने के बाद, किसी व्यक्ति में क्या होती है कि एक बार चेचक निकल आने के बाद जिंदगी भर वह चेचक का रोगी नहीं बनता है। और एक बार चेचक निकलने पर वह क्या होती है कि जिंदगी भर के लिए वो चेचक नहीं होती है, बल्कि इसका यही कारण है कि चेचक विषाणु के एक बार शरीर में प्रवेश हो जाने से, और चेचक की विषाणु एक बार शरीर में क्या होगा, तो ये प्रवेश हो जाने से जाने के पश्चात निष्क्रिय हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, चेचक
एक बार प्रविष्ट विषाणु, ये विषाणु क्या होगा, तो ये चेचक में, ये शरीर में, ये मानव का ये शरीर है, तो इस शरीर में क्या हो जाएगी, तो ये प्रविष्ट कर जाने पर ये शरीर में क्या होगा, तो प्रविष्ट कर जाने पर एक विषाणु द्वारा, किसके द्वारा, तो एक विषाणु द्वारा मानव को शरीर में प्रवेश कर जाने पर उनकी शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या होगा, तो इसके कारण चेचक विषाणु एक बार प्रविष्ट हो जाने के निष्क्रिय हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो ये पेशी में हो जाएगा, मतलब गति में हो जाएगा, पेशी में हो जाएगा, किसमें, तो ये मानव को एक विषाणु है जो किसका, तो स्मॉल पॉक्स चेचक का, वो मानव को शरीर में घुस जाने पर क्या कर देगा, तो ये पेशी में होगा, गति में रहेगा और क्या रहेगा, तो ये कीड़ा गति में, मानव को शरीर में गति में हो जाएगा और गति में होने के कारण क्या होगा, तो बेचैनी होगी, किसको, तो मानव को बेचैनी हो जाएगी, किसके कारण, तो ये विषाणु के कारण हो जाती है। तो चेचक विषाणु एक बार शरीर में प्रवेश होने से निष्क्रिय, पेशी में, गति में हो जाती, मूवमेंट में हो जाती है, तो उनका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है और इस शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसकी प्रकार से छोटी माता चिकन पॉक्स भी एक इसी प्रकार से चिकन पॉक्स कहते हैं और इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, प्रवेश कर जाने पर, पेशी में हो जाने पर, मूवमेंट में, तो इसी को क्या कहते हैं, तो चिकन पॉक्स कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, तो चिकन पॉक्स कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, तो चिकन पॉक्स कहेंगे। तो चिकन पॉक्स कहेंगे भी एक बार होने के बाद फिर नहीं होता, इसके साथ ही क्या होगा, तो ये चेचक का छोटी माता में ही चिकन पॉक्स कहा जाएगा एक बार होने से। इसके साथ हर्पीज जोस्टर, कौन है, तो हर्पीज जोस्टर, जिसे सामान्य बोलचाल में मकड़ी फलना कहते हैं और सामान्य इसके जाल में क्या कहते हैं, तो मकड़ी फलना कहते हैं। क्या कहेंगे, हर्पीज जोस्टर को, हर्पीज जोस्टर को क्या कहेंगे, तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, तो मकड़ी फलना कहेंगे। क्या कहेंगे, तो मकड़ी फलना कहते हैं। क्या कहेंगे, तो मकड़ी फलना। हर्पीज जोस्टर को क्या कहेंगे, तो मकड़ी फलना कहते हैं, हमें बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिनमें जनेऊ को सीधा दाने निकल जाते हैं और जिनमें कैसा निकल जाएगा, तो जनेऊ के आकार में, किसके आकार में, तो जनेऊ के आकार में सीधा दाना निकल जाएगा। सीधा दाना की तरह निकलेगा, सीधा किसके तरह, दाना चेहरा में निकल जाएगा। और शरीर में क्या हो जाती है, तो दाना निकल जाती है, मकड़ी फलना कहते हैं और इसी को जनेऊ के सीधा दाने निकल आते हैं। तो भी कभी नहीं होता है, भी कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों रोगों का उत्पन्न करने वाला एक ही विषाणु होता है। दोनों रोगों को उत्पन्न करने वाला क्या होगा, तो एक ही विषाणु होगा। ये दोनों रोग को उत्पन्न करने वाला क्या होगा, तो एक ही विषाणु होती है, वह क्या है, तो एक विषाणु के कारण होगा। तो ये हर्पीज जोस्टर, मकड़ी फलना, जनेऊ सीधा दाना निकल जाती है। तो अब क्या है, बी नंबर, कृत्रिम सक्रिय रोग क्षमता। ये प्रतिकारिता क्या होगा, तो इम्यूनिटी होती है। ये विज्ञान की वह उपलब्धियां है और ये क्या है, तो विज्ञान की उपलब्धियां है। या किसकी उपलब्धियां है, तो विज्ञान की उपलब्धियां है। यह विज्ञान की क्या है, तो उपलब्धियां है। तो यह विज्ञान की क्या है, तो उपलब्धियां है, जिसका ज्ञान मनुष्य ने सैकड़ों अनुसंधान, जिनका क्या है कि ज्ञान मनुष्य ने सैकड़ों अनुसंधान और अनुभवों से प्राप्त किया है। और किससे, सैकड़ों मनुष्यों को क्या है, तो ज्ञान से और अनुसंधान से, ज्ञान से और अनुसंधान से। सैकड़ों ज्ञान से और अनुसंधान से प्राप्त किया जाएगा और ज्ञान और अनुसंधान से प्राप्त किया जाता है। क्या होगा कि ज्ञान और अनुसंधान से प्राप्त किया जाता है। तो किसी रोग जैसे चेचक आदि के प्रति टीका, और किसी रोग जैसे क्या है,
तो चेचक और टीका। किसी रोग में क्या होगा, तो ये चेचक और टीका। चेचक और कृत्रिम रोग में क्या आएगा, तो ये चेचक और टीका। चेचक और टीका आदि की प्रति टीका वैक्सीन इंजेक्शन। कौन, तो वैक्सीन इंजेक्शन लगाकर कृत्रिम रोग से इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है। और किससे, तो वैक्सीन और इंजेक्शन से। वैक्सीन और इंजेक्शन से, ये वैक्सीन और किसके द्वारा, तो इंजेक्शन के द्वारा लगाकर, वैक्सीन और इंजेक्शन लगाकर क्या किया जाता है, तो कृत्रिम रोग पता लगाया जाता है। और कृत्रिम रोग का क्या किया जाएगा, तो इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है। और इसमें वैक्सीन और इंजेक्शन लगाकर कृत्रिम रोग उत्पन्न की जाती है। कृत्रिम रोग क्या होगा, तो ये उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा, तो वैक्सीन और इंजेक्शन लगाने के द्वारा ये कृत्रिम रोग उत्पन्न की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, रूप से इम्यूनिटी होगा। कृत्रिम रोग से ही क्या होगा, तो रोग से उत्पन्न इम्यूनिटी होगा। क्या होगा, तो ये इम्यूनिटी होगा किसके द्वारा, तो कृत्रिम रूप से इम्यूनिटी उत्पन्न की जाती है। और कृत्रिम रोग से क्या हो जाती है, तो उत्पन्न इम्यूनिटी की जाती है। तो वैक्सीन से संबंधित रोग के निष्क्रिय जीवाणु या विषाणु होते हैं। वैक्सीन से संबंधित रोग क्या होती है, तो विषाणु होती है। और वैक्सीन से संबंधित रोग क्या हो जाएगी, तो वैक्सीन से संबंधित रोग क्या हो जाती है, तो ये विषाणु के कारण होती है। किसके कारण, तो ये विषाणु के ही कारण होती है। किसके कारण होती है, तो विषाणु के कारण होती है। वैक्सीन या इंजेक्शन, ये टीके लगाई जाती है किसके कारण, तो ये विषाणु के कारण जो बीमारी होती है उसमें ये लगाई जाएगी। क्या, तो वैक्सीन और इंजेक्शन लगाई जाएगी। तो जो शरीर में पहुंचकर संक्रमण तो नहीं फैलाते हैं, और ये पहुंचकर क्या करेंगे विषाणु, तो संक्रमण, और क्या है कि संक्रमण शरीर में पहुंचकर संक्रमण तो नहीं फैलाते। संक्रमण क्या होगा, तो ये शरीर में पहुंचकर नहीं फैलाएगा, पर उनमें एंटीबॉडी के परिणाम स्वरूप इम्यूनिटी उत्पन्न कर देगी। लेकिन क्या होगा, तो इसमें संक्रमण नहीं फैलेगा। वैक्सीन और क्या है कि वैक्सीन और इंजेक्शन लगाने पर क्या करेगा, तो संक्रमण नहीं फैलेगा। मानव को शरीर में क्या होगा, तो संक्रमण नहीं फैलेगा, लेकिन एंटीबॉडी के परिणामस्वरूप इम्यूनिटी उत्पन्न कर देगा। क्या उत्पन्न कर देगा, तो इम्यूनिटी मोमेंट उत्पन्न कर देगा। और इसके कारण क्या उत्पन्न कर देगा, तो इम्यूनिटी उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा, तो इम्यूनिटी उत्पन्न कर देगी। क्या कर देगी, तो इम्यूनिटी उत्पन्न कर देती है। तो ये वैक्सीन के ही कारण जीवाणु विषाणु के कारण ये क्या होगा, तो चेचक पॉक्स, ये सभी स्मॉल पॉक्स, ये सभी किसके कारण होती है, तो ये सभी विषाणु के कारण ही होती है। तो ये शरीर में पहुंचकर क्या होगा, तो यही एंटीबॉडी का इम्यूनिटी उत्पन्न होगी और एंटीबॉडी उत्पन्न होती है।